हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारी एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उन्हें कंटिन्यू देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम अपना जो पॉलिटी में धुआं धुआं सीरीज स्टार्ट है उसी में अगला लेक्चर लेके आए हैं। देखो, राष्ट्रपति का ये 4th लेक्चर है। कुछ बच्चों का ऐसा सोचना कि सर इतना बड़ा हो रहा है। भाई, अगर आपको नौकरी सरकारी लेनी है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा है कि जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता था और आसानी से टेस्ट निकल जाते थे। भूल जाइए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर बड़ा हो रहा है। तो देखो, हमने लास्ट राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, उन शक्तियों में विधायी शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्ति, साधारण शक्तियों में 2 शक्तियां पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। किसकी? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। देखो, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है, पहले हम उसको बता दे रहे हैं आपको। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को शॉर्ट में हम लिख लेंगे। ठीक, नंबर 1, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों से मतलब है कि जो केंद्र में वित्त से जुड़े कुछ मामले हैं, कुछ आयोग हैं और कुछ जांचें हैं, उनकी स्थितियों से संबंधित जानकारी से है। जैसे अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बजट को रखवाया जाना वित्त मंत्री के माध्यम से। दूसरी हमारी इनकी अगर शक्ति की बात करें तो वो आपकी जो शक्ति है, प्रति 5 वर्ष बाद अनुच्छेद 280 के तहत वित्त वर्ष जो वित्त आयोग है उस आयोग का गठन कराना। तीसरा अगर इनकी हम बात करें शक्ति की तो वो तीसरी शक्ति है, वो है कि जो हमारी संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, उन आकस्मिक निधि में आकस्मिक निधि का जो नियंत्रण है वो राष्ट्रपति के हाथों में होना। ये इनकी कुछ वित्तीय शक्ति। दूसरी चौथी अगर शक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल से आर्थिक क्रियाओं से संबंधित या आर्थिक जांचों से संबंधित रिपोर्ट कभी भी राज्यपाल से राज्यों के वित्त से संबंधित रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो ये 4 शक्तियों को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। चारों शक्तियों को बहुत अच्छे से याद रखना है, बस इतना ही याद रख लेंगे तब भी आपके लिए बहुत है। पहला है अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष कहाँ पे? लोकसभा में। प्रतिवर्ष लोकसभा में बजट रखवाना। ठीक है, बजट रखवाना, ये क्या है? हमारे राष्ट्रपति की एक वित्तीय शक्ति है। अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष लोकसभा में बजट रखवाना वित्त मंत्री द्वारा वित्त मंत्री रखते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर बजट का विवरण क्या 112 में तो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में या संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में इस बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण एक शब्द है उसका प्रयोग किया गया। बजट क्या है जब बजट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। दूसरी शक्ति की अगर हम बात करें तो वो क्या है? अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग का। किसका? केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष बाद जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं। और जो प्रथम था
वो ये क्या है ये बाद में पढ़ाएंगे, केवल हम शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनकी वित्तीय शक्ति है। अब प्रथम वित्त आयोग था तो वो 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब अगर ये हम बात करें तो प्रथम वाला कब बना? 1951, किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी, केसी नियोगी। अभी 17वां शायद वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग है, ठीक। और ये प्रथम वित्त आयोग था 1951 केसी नियोगी की अध्यक्षता में ये बनाया गया था 1951 में। भाई राज्य वित्त आयोगों की बात करें वो कौन से आर्टिकल में है? 243 आई, 243 आई में राज्य वित्त आयोग है। तीसरी शक्ति की अगर हम बात करें, तीसरी शक्ति वो क्या है? अभी हमने बताया अनुच्छेद 267 में क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। ये क्या होती है? ये इन चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। आकस्मिक निधि है, इस निधि पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रण किसका है? राष्ट्रपति। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जी का है, ठीक है। अब जो संचित निधि होती है अनुच्छेद 266 के तहत, उसमें संसद का नियंत्रण होता है, लेकिन जो आकस्मिक निधि है हमारा, उस पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। अगर हम चौथी शक्ति की बात करें तो चौथी शक्ति देखिए क्या है। चौथी शक्ति, राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्य के आर्थिक मामलों की, राज्यों के आर्थिक मामलों की रिपोर्ट है, रिपोर्ट किससे मांग सकते हैं? राज्यपालों से या राज्यपाल से। तो ये इनकी वित्तीय शक्तियां हैं, 4 वित्तीय शक्तियां हैं, अनुच्छेद 112, 280, 267 और उसके बाद राष्ट्रपति जब चाहें तब राज्यों के राज्यपालों से, राज्यों से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं या रिपोर्ट हैं उनकी जांच की रिपोर्ट कभी भी मांग सकते हैं। अगला अगर हम बात करें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वही अगर राष्ट्रपति की हम अगली जो लास्ट शक्ति है, 2 प्रकार की शक्तियां बताई थी, उसी में हमारी चौथे नंबर की जो शक्ति है, मेन शक्ति, वो है न्यायिक शक्ति। वो कौन सी है? न्यायिक शक्ति, ठीक। न्यायिक शक्ति क्या है? हम देखो, राष्ट्रपति का जो न्याय से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उन्हें हम न्यायिक शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए, न्यायिक शक्ति से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? न्यायिक शक्ति से तात्पर्य है मतलब उनके न्याय से जुड़े कोई भी कार्य वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब क्या क्या आता है? जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करना। और अगर हम बात करें इसी न्यायिक शक्ति में तो क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है। क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति जी की जो क्षमादान शक्तियां हैं 5 प्रकार की होती हैं, क्षमा कर दें। अब वो अभी हम आपको बता देंगे, वो बिल्कुल नोट्स की तरह। अगला हमारा, अगली जो न्यायिक शक्ति है वो है, जैसे राष्ट्रपति जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुच्छेद 143 के तहत कोई जानकारी चाहते हैं किसी के बारे में, मतलब कुछ पुरानी घटनाएं हैं या क्या है, तो सलाह मशवरा चाहते हैं, तो वो सलाह मांग लेना राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी द्वारा, किससे? सुप्रीम कोर्ट। तो वित्तीय शक्तियों की अगर हम न्यायिक शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियों में पहली शक्ति हमारी कौन सी रहेगी? पहली शक्ति की बात करें तो वही रहेगी SC प्लस HC, SC प्लस HC, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब राज्य के जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं। SC SC के न्यायाधीशों
की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब वो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से सिफारिश पर करते हैं, लेकिन करते कौन है? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ये इनकी, अब एससी के न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करेंगे वो किसके तहत करेंगे? अनुच्छेद 124 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट की, वो हाई कोर्ट की करेंगे तो अनुच्छेद 217 के तहत। अब दूसरे नंबर अगर शक्ति की बात करें, इनकी दूसरी शक्ति की बात करें तो वो कौन सी है? वो है हमारी क्षमादान। ठीक है, क्षमादान शक्तियां हैं। अब क्षमादान शक्तियों में 5 प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे क्षमा कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना, और उसके बाद लघुकरण, क्षमा कर देना, लघुकरण, और उसके बाद रहती हैं आपकी ये देखो, ये जो शक्तियां हैं पांचों, अभी हम आपको बता रहे हैं पांचों कौन कौन सी, क्योंकि अंग्रेजी में वर्णन है वो पता है, हिंदी वाला नहीं पता है। तो तीसरी अगर हम बात करें तो वो क्या है? क्षमा कर देना, क्षमादान है। क्षमा मतलब दूसरी शक्ति है वो इनकी न्यायिक शक्ति, क्षमा कर देना मतलब क्षमादान शक्ति है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 के तहत इनकी क्षमादान शक्तियां जो 5 प्रकार की हैं, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो है क्षमादान शक्ति। तीसरे नंबर की जो शक्ति है न्यायिक शक्ति, वो है अनुच्छेद 143 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत हमारे राष्ट्रपति जी हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, परामर्श ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से क्या किया है? परामर्श मांगा है, वो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को परामर्श दे। अब ये जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे राष्ट्रपति ने इनसे परामर्श मांगा, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति से कुछ परामर्श लेता है, तो वो आर्टिकल 141 के तहत ही लेता है। अब जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट भी, वो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को माने या ना माने, बाध्य नहीं है दोनों। लेकिन हाँ, जब भी राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से पहले की घटनाओं के बारे में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उस समय की जानकारी देनी होगी। मतलब अभी यहां एक बार फिर समझ लीजिए इसको, अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगी, परामर्श लिया किसी भी घटना को लेकर अभी, तो सुप्रीम कोर्ट इस परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर परामर्श दे भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो राष्ट्रपति इसके मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करें, चलो अभी तो राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है, मानो सुप्रीम कोर्ट को ही किसी चीज की परामर्श की आवश्यकता पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति से कोई परामर्श मांगा है, तो राष्ट्रपति न तो देने के लिए बाध्य है, और अगर इन्होंने दे भी दिया तो न तो सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। तो मतलब यहाँ एक, हाँ वैसे चलन में है तो भाई परामर्श किसी आवश्यक घटना पर है तो मांगा जा सकता है, वो ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं दर्शाया गया। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसी किसी घटना पर मांगते हैं, परामर्श लेते हैं जो 26 जनवरी 1950 से पहले की घटना है, 1950 से पहले की घटना है, तो इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य है, बाध्य है। मतलब दोनों ही बाध्य हैं एक दूसरे के प्रति, दोनों ही बाध्य। अब देखो क्षमादान शक्तियों की बात करें तो देखो ये 5 प्रकार, कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। इन 5 प्रकारों को देख लीजिए। देखो, क्षमा कर देना, पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइट। आपको अंग्रेजी वर्जन, मतलब हिंदी तो याद रखनी, उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी याद करना। कभी कभी यही पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित नहीं है, मतलब कौन सी, वो अंग्रेजी वर्जन लिख के दे देगा और आपको फिर फंसा लेगा।
क्योंकि आप हम लोगों ने जहाँ अधिकांशतः हिंदी वाली चीजें पढ़ी होती, तो पहली इनकी जो क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्ति है, वो आर्टिकल 72 में है। अब कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार में पहली शक्ति क्या है? क्षमा कर देना। क्षमा कर देना मतलब कोई अपराधी है, उसको राष्ट्रपति के नजरों में उसे पूर्णतः क्षमा करिए, चल जा बेटा तू अपने घर जा, मस्त रहे, क्षमा कर देना। तो यहाँ पे क्या है? पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा किसी दोषी को क्षमा कर देना, पूर्णतः क्षमा कर देना, पूर्णतः क्षमा कर देना। अब क्षमादान, इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको पार्डन कहते हैं। लघुकरण, लघु तोड़ लीजिए इसे, लघुकरण। लघुकरण मतलब छोटा कर देना, कम्यूट। इसका इंग्लिश क्या है? कम्यूट। कहने का मतलब बढ़े हुए दंड को कम कर देना। बढ़े हुए दंड को मतलब जैसे किसी को आजीवन कारावास है तो उसके कारावास को 10 वर्षों में बदल देना, 20 वर्षों में बदल देना, या किसी का 10 वर्ष का कारावास है तो उसके कारावास को 5 वर्ष में बदल देना, या जिसका 1 साल का उसका 6 माह में बदल देना। तो ये है। और या कठोर कारावास को साधारण कारावास में, जैसे किसी को काला पानी की सजा दी गई है, काला पानी जेल, नहीं, उसे उसी के जिले के कारागार में क्या रखा जाए? बंद करके रखा जाए। तो कठोर कारावास था काला पानी, लेकिन काला पानी न ले जाकर राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया? उसको उसके जिले में कारागार में बंद करा दिया। अगला है परिहार। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिमिशन। क्या कहते हैं? रिमिशन। रिमिशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमिशन। रिमिशन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमिशन। प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही दंड कम कर देंगे। प्रकृति का मतलब यहाँ पे है कि कुछ क्रियाकलाप हैं, अपने नियम कानून होते हैं दंड के, उन दंडों को बिना बदले ही किसी व्यक्ति की जो दंड है उसको कम कर देना, व्यक्ति के दंड को कम कर देना। दंड को कम कर देना, ठीक है। मतलब प्रकृति का मतलब है जो नियम कानून है, उन नियम कानूनों को बिना बदले दंड की अवस्था को कम कर दें। चौथे नंबर का है वो हमारा क्या है? विराम। विराम मतलब रेस्पाइट, ठीक है। रेस्पाइट, ये क्या है? रेस्पाइट, रेस्पाइट, ठीक। रेस्पाइट विशेष परिस्थिति में दंड किए बिना, ठीक है, विशेष परिस्थिति में बदलाव किए बिना दंड को कम कर देना। सॉरी, विशेष परिस्थिति में, ठीक है, दंड को कम करना। विशेष परिस्थिति से मतलब क्या है? यहाँ पे विशेष परिस्थिति से मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि एक महिला को आज मतलब दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन बाद में पता पड़ा कि वो महिला है, वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अब देखो विशेष परिस्थिति हो गई या नहीं, स्पेशल कंडीशन हो गई या नहीं हो गई। मान लीजिए उस महिला को मृत्यु दंड दिया, फांसी दी भी जाती है, तो उसके जो गर्भ में शिशु है, उस शिशु की क्या उसका क्या दोष है कि महिला के साथ उसको भी मार दिया जाए? नहीं। तो यही है विशेष कंडीशन जिसमें क्या है, अगर मान लीजिए किसी महिला को फांसी की सजा दी गई है और फांसी की सजा में उस बाद में पता पड़ा कि वो महिला गर्भवती है, तो अब उसके दंड को, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उसके दंड को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। मतलब फांसी की सजा अब क्या हो जाएगी? साधारण कारावास में बदल दी जाएगी, साधारण कारावास में बदल दी जाएगी। अब उस महिला को फांसी नहीं लग सकती। अब कुछ बच्चे, मतलब आप लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर शिशु को जन्म देने के बाद भी तो उसको फांसी दे सकते? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। अब शिशु को जन्म दिया, उसका पालन पोषण, ये कौन जिम्मेवारी लेगा? तो अब उसकी फांसी की सजा है, वो भी हमारे राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? विशेष परिस्थिति को देखते हुए फांसी की सजा को साधारण कारावास में बदल सकते हैं। अगला अगर हम बात करें वो है
प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिप्राइव। इसे क्या बोलते हैं? रिप्राइव। इसे क्या बोलते हैं? रिप्राइव। और ये आपका क्या है? कम्यूट। कम्यूट, रिमिशन, रेस्पाइट, वो पार्डन। ये क्या है? पार्डन। ये क्या है? पार्डन। तो ये हमारे राष्ट्रपति जी की आर्टिकल 72 के तहत न्यायिक शक्तियां थी। न्यायिक शक्तियां 4 प्रकार की थी। अब हमने क्या कर लिया है? राष्ट्रपति जी की उन सभी शक्तियों का को पढ़ लिया है। जैसे हमने पूछा था, मैं मतलब शुरुआत में बताया था, राष्ट्रपति जी की शक्तियां 2 भागों में बांटी थी हमने। 2 भागों में बांटी थी। साधारण, पीछे हम करा चुके हैं इसको, ये कितने थी? 4। ठीक है। कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरी थी, वो थी हमारी विधायी शक्ति, विधायी। तीसरी थी, वो कौन सी थी? वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। और चौथा था वो हमारा न्यायिक शक्ति। तो इन शक्तियों को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब हम आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। और आपातकालीन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। 352 को, 356 को और 360। इन शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चारों शक्तियाँ हम पढ़ चुके हैं। आप देख लीजिए, जो पुराने लेक्चर पढ़े हैं, इससे पहले वाले लेक्चर पढ़े हैं, उन लेक्चरों में हम चारों शक्तियों को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इन 2 शक्तियों से, आपातकालीन शक्तियों से, इन 2 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें तीनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से अगर बताएं तो कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तीनों को अगर एक साथ बताएं तो कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 352, ये कौन सी शक्ति है? ये। फिर उसके बाद 356, ये राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात काल की शक्ति है। अनुच्छेद 352, 356 कौन सी शक्ति है? राष्ट्रपति शासन। और 360, अनुच्छेद 360 के तहत अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? 360 के तहत अगर हम बात करें 360, ये है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। अगर इनका हम तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा रहेगा तुलनात्मक अध्ययन। देखो 352, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। अगर 356 की बात करें, राष्ट्रपति शासन। और 360 की बात करें तो इसमें है वित्तीय आपातकाल। अब देखो, ये हमारी आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल, यहाँ राष्ट्रीय आपात से क्या तात्पर्य है इसको हम पहले भी बता चुके हैं। मान लीजिए कि देश में अभी केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी पार्टी की सरकार है। अब किसी कंडीशन, 3 कंडीशनों के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो वो शक्तियां हैं जो अभी बीजेपी सरकार के पास शक्तियां हैं, वो शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। और राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, राष्ट्रपति के अनुसार फिर देश का कानून चलाया जाता है। सामान्य स्थिति में कौन संपूर्ण कानून चला रहा है देश का? वो चला रहे हैं हमारी सरकार। सरकार के हाथ में पावर है तो वही चला रहे हैं। ठीक, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लग जाएगा तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद वो सारी शक्तियां किसके हाथ में आ जाएंगी? राष्ट्रपति। इसी को कहते हैं हम राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात
कौन कौन से 3 परिस्थितियों में लगता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपात है, लगेगा कब, कौन कौन सी 3 कंडीशंस हो तब लगेगा। तो यहां पे हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति। राष्ट्रीय आपात की परिस्थितियां क्या हैं? देखो, राष्ट्रीय आपात की परिस्थितियां क्या हैं उनको देखना है। राष्ट्रीय आपात की परिस्थितियां 3 हैं। कौन कौन सी? हम पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है, किस क्या किया है, मतलब हमारे देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध हो गया है किसी देश, ठीक है, देश पर या देश में युद्ध, देश पर युद्ध, किसी देश दूसरे देश ने हम पर युद्ध कर दिया है। दूसरी बात, हमने किसी पर, हमने अन्य देश से युद्ध कर दिया है, ठीक है। और तीसरी, मतलब पहला तो हम पर किसी ने आक्रमण कर दिया, हमारे देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया या हमारे देश में किसी ने युद्ध कर दिया है। दूसरी है हमने किसी देश पर आक्रमण कर दिया है। तीसरी स्थिति है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह भाई 3 कंडीशंस हैं। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि हमारे देश के अंतर्गत लोगों ने हथियारों को, सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ, हथियारों में तलवार है, चाकू है, भाला है, गोली है, बंदूकें हैं, उनके साथ देश के लोग आपस में लड़ गए हैं, ठीक है। तब इन 3 कंडीशनों में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब सुन लीजिए, ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द था ये मूल संविधान में हमारे में शामिल नहीं था। क्यों? ये बाद में जोड़ा गया, बाद में। कब? 44वां सीए हुआ, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो 1976 से पहले क्या लिखा था इस सशस्त्र विद्रोह की जगह? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, इस आधार पर विद्रोह लगता था। तो सशस्त्र शब्द ये कब जोड़ा गया है? 44वां सीए 1976 द्वारा सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। पहले क्या लिखा था? इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले लिखा था आंतरिक अशांति। पहले क्या लिखा था? आंतरिक अशांति। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये तो परिस्थितियां आपकी 3 हो गई, ये परिस्थितियां हो गई। अब इसमें से सशस्त्र विद्रोह को कब लाया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह ला गया। ये लाने का रीजन क्या था? बस आप समझ लीजिए कि उसका कोई आधार नहीं होता था। आंतरिक अशांति मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दिए, कुछ सरकारों ने क्या किया, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा कह दिया आंतरिक अशांति है, ठीक है। तो वो आधार कोई नहीं था, फिर भी लोग, सरकारें क्या करती थी, हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लगा देते। अब ये तो हो गया आपका राष्ट्रीय आपात की परिस्थितियां 3 हो गई। अब हम बात करेंगे ये लगता कैसे, मतलब इसकी सिफारिश की बात करें, अगर इसकी सिफारिश की बात करें तो वो क्या है? देखो, इसकी सिफारिश की बात करें तो ये किसकी सिफारिश पर रखता है? जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री। मंत्री संवैधानिक तौर पर 3 प्रकार के होते हैं और व्यवहारिक रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम आर्टिकल 74 का जब बात करेंगे तब उसको बताएंगे। तो मंत्रिमंडल की
लिखित लिखित सिफारिश पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इसको लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसको लगाया जाता है। मंत्रिमंडल का ध्यान रखना, यहाँ पे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब मान के चलिए कि ये जो विद्रोह है, मतलब राष्ट्रीय आपात लग गया, तो ये लागू कब तक रहेगा? ये राष्ट्रीय आपात है वो कब तक लागू रहेगा? लागू कितने दिनों तक रहेगा? ठीक है, ये लागू कितने दिनों तक, इसको समझना। अगर ये राष्ट्रीय आपात लग गया है तो ये लागू वैसे 1 माह तक, कितना? 1 माह तक, 1 माह तक लागू रहेगा। लेकिन अगर इससे आगे भी रखना चाहते हैं, इससे आगे भी रखना चाहते हैं, तो इस 1 माह के खत्म होने से पहले, इस 1 माह के खत्म होने से पहले आप इसके लिए संसद के किसी सदन से अनुमति ले सकते हैं, खास करके लोकसभा के सदन से, कि हम इस मतलब जो आपातकाल है हम उसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे ये माह खत्म नहीं हो पाया और फिर माह के खत्म होने से पहले ही हमने ले लिया, तो अगला जो लगेगा वो 6 माह का लगेगा। अब ये 6 माह अगर खत्म होने जा रहा है तो फिर जैसे ये 6 माह खत्म ना हो पाए उससे पहले फिर आप ले आओ, फिर अगला 6 माह के लिए आएगा, फिर अगला आप शुरुआत में आएगा 1 माह के लिए, फिर 1 माह के अंदर में अगर अनुमति ले ली संसद सदन से तो ये 6 माह के लिए बढ़ेगा। अब 6 माह वो भी पूरे हो गए तो 6 माह समाप्त होने से पहले ही आपको फिर अनुमति लेनी होगी और फिर अनुमति में ये 6 माह बढ़ेगा। अब ऐसे 6-6 माह कर करके आप इसे क्या कर सकते हैं, इस वाले राष्ट्रीय आपात को 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक आप इसे क्या कर सकते हैं, लागू रख सकते हैं, लागू रख सकते हैं। तो देखो ये लागू कब तक रहता है भैया? ये कंडीशन अगर आपने समझ ली, एक क्वेश्चन आपका श्योर है, पक्का सही होगा, ये वाली कंडीशन। वैसे सामान्य स्थिति में ये 1 माह में आएगा, ठीक है, और 1 माह में आया, अब इसे हम बढ़ाने की प्रक्रिया, अब 1 माह में अगर अनुमति नहीं ली आगे बढ़ाने की तो 1 माह में ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 1 माह में ही समाप्त हो जाएगा। अब यह हम समाप्त नहीं करना चाह रहे, हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ाएंगे तो जैसे ही 1 माह समाप्त होने से पहले, मानो कोई माह 30 दिन का है, 29वें दिन हमने अनुमति ले ली, तो हम अगला जो बढ़ेगा वो अब 1 माह नहीं बढ़ेगा, 6 माह बढ़ेगा। अब 6 माह से फिर हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब ये वाले 6 माह समाप्त होने से पहले ही 180 दिन है, मानो 179 दिन पे आपने अनुमति ले ली, फिर 6 माह करके आप इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये समय रहा, ये इसके लागू होने का समय रहा। अब यहीं पर अगर हम बात करें, तो आपको अब यहाँ पे हमें हटाना ही पड़ेगा। सोचा था तुलनात्मक रूप से करा देंगे, लेकिन लग नहीं रहा, ये समय है इसका। अब इसको समाप्त कैसे किया जाएगा? राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की क्या प्रक्रिया? एक प्रक्रिया वो है कि 1 माह या 6 माह के बाद दूसरी अनुमति ना लेना, ठीक है। 1 माह मतलब अनुमति नहीं ली जाए, तब भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। दूसरी इसकी प्रक्रिया क्या है? दूसरा है राष्ट्रपति इसकी कभी भी घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने लागू किया है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। तीसरी, साधारण बहुमत से भी इसको हम समाप्त कर सकते हैं। किसके साधारण बहुमत से?
लोकसभा या राज्यसभा के साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है 1/10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कराकर भी इसको क्या कर सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से। किससे? साधारण, लोकसभा या राज्यसभा में आप साधारण बहुमत ले जाइए, ठीक है, और इसको खत्म। तो इसका समाप्ति की प्रक्रिया क्या है? अगर हम एक माह में 29 दिन है, अब 29 दिनों में हमने क्या किया, अनुमति नहीं ली आगे बढ़ाने की, तब भी खत्म हो जाएगा। मानो यहाँ 1 माह से ले ली, फिर 6 माह के लिए हमारे 179 दिन हो गए, फिर हमने अनुमति नहीं ली, तो 179 दिन मतलब वो खत्म ही हो जाएगा, अगली अनुमति नहीं लिए। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इसकी, ये समापन की बात हो गई। भारत में अब तक कितने लगे? भारत में अब तक कितनी बार लगा है क्या? राष्ट्रीय आपवाद। तो राष्ट्रीय आपवाद अब तक 3 बार लगा है। 3 बार, कब कब? देखो, 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ, उस समय लग गया। 1971 में 1971 में भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, और 1976 में आंतरिक 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ, 1976 में आंतरिक अशांति आंतरिक अशांति के आधार पर हमारी पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया गया। तो जब इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जी ने इसको लगा दिया। कब लगाया? 1976 नहीं है, ये 1975 है, ठीक है, 1975 जून का माह था। जून माह में ये क्या किया गया, आंतरिक अशांति के आधार, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमारी इंदिरा गांधी जी ने, पीएम थी उस समय, उन्होंने लगा दिया। तभी से इस आंतरिक अशांति को कहा कि ये कोई आधार नहीं है, इसका ठोस आधार होना चाहिए, तब लगाना चाहिए, नहीं तो सरकारें क्या करती रहेंगी, इसका दुरुपयोग करती रहेंगी। ठीक, तो इसके लागू रहने का समय आपको सबसे अच्छे से याद होना चाहिए। अब तक कब कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश बनकर तैयार हुआ था। अब 1975 में हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं? इससे प्रभाव क्या पड़ते हैं? देखो, इसके प्रभाव पड़ने से क्या होता है, आपने पहले ही जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो आपको 358 आर्टिकल और 359 आर्टिकल को बताया था। 358 के तहत क्या होता है, स्वतः ही 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वयं समाप्त हो जाती हैं अपने आप ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, 358 आर्टिकल 358 के तहत 19 आर्टिकल में जो आपको स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो सभी स्वतंत्रताएं स्वयं समाप्त हो जाती। सभी स्वतंत्रताएं क्या होती हैं, खुद स्वयं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन 359 के तहत जो हमारे 359 के जो मौलिक अधिकार है हमारे 20
21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है। अगली जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि राज्य सूची के विषय पर इस समय कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाने लगता है, केंद्र को प्राप्त हो जाता है। कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, केंद्र को। कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, ये अनुच्छेद 350 के तहत कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है, मतलब जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको प्राप्त हो जाता है, वो राष्ट्रपति जी को। ये प्रभाव थे। अब हम बात करें अनुच्छेद 356, और 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। वो राष्ट्रपति शासन था, वो क्या था, हमारे संपूर्ण देश में लगता था। राष्ट्रपति शासन है वो देश के किसी एक या एक से अधिक राज्यों में लगाया जा सकता है। इस समय क्या होता है मान लीजिए ये लगता कब, ये भी 2-3 आधारों पर लगता है। वैसे जैसे मान के चलो किसी भी राज्य में राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। दूसरी कंडीशन यहीं पर है, या कोई भी दल गठबंधन की सरकार नहीं बनाना चाहता है। तीसरा कि 356 के तहत अगर राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति को इस बात की लिखित सिफारिश दे दें, राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश दे दें कि इस राज्य का शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, तब भी लग सकता है। और अगला जो रहेगा वो ये रहेगा कि मान के चलो कि किसी केंद्र सरकार ने कोई निर्णय ऐसा काम करने को कहा है जिसे राज्य सरकार मान नहीं रही है, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति, वो राज्यपाल हैं, लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये सूचना दे दें कि केंद्र का पालन नहीं कर रही है राज्य सरकारें, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ठीक है ये। और राष्ट्रपति शासन के समय में क्या होता है, उस राज्य की सारी शक्तियां, वैसे तो सीएम चलाते हैं, सीएम की मंत्रिपरिषद चला, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने से क्या होता है, इस समय सारी शक्तियां किसके अंदर आ जाती हैं, राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से राज्यपाल ही शासन करते हैं, लेकिन किसकी देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में। तो देखो अब इसके राष्ट्रपति शासन लगने के आधार क्या क्या है, कब कब लगाया जा सकता है। तो पहला क्या है, विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, या गठबंधन से कोई सरकार ना बनाना चाहता हो, मतलब कई दल मिलकर भी गठबंधन की सरकार नहीं बनाना चाहते, गठबंधन की सरकार नहीं बनाना चाहते कई दल मिलकर, तब इसको लगाया जा सकता है, पहला। दूसरा 356 के तहत राज्यपाल क्या कर दें, किसको, लिखित रूप में राष्ट्रपति से शिकायत कर दें कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तब भी यहाँ पे क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है और उस राज्य के सीएम की सारी शक्तियां
राज्यपाल में निहित हो जाती हैं, राज्यपाल पे शासन करते हैं। ठीक है, तो इन कंडीशनों में या तीसरी कंडीशन रखी जाएगी, वो रखी जाएगी केंद्र ने अनुच्छेद 365 का प्रयोग करके कोई शक्ति मतलब कोई कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन राज्यों ने इस केंद्र के पालन नहीं किया, केंद्र के कार्यों का पालन नहीं किया, तब भी राष्ट्र क्या है 356 के तहत हमारे राज्यपाल लिखित रूप से सूचना फिर भी दे दें, तब भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ये कंडीशंस हैं। अब ये लागू कब तक रहेगा भैया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः पहली बार में ये लागू कब तक रहेगा, पहली बार में ये आएगा, वो आएगा आपका 2 माह के लिए। अब आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है, 2 माह से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आप जारी लागू रखना चाहते हैं, तो ये 2 माह समाप्त होने से पहले आपको वही अनुमति लेनी होगी लोकसभा से या राज्यसभा से। ठीक है, लोग अधिकांश वैसे खास करके लोकसभा से लिया जाता है। अगर लोकसभा अनुमति देती है तो अब 2 माह के बाद एक बार अनुमति ले आए तो ये कितने माह बढ़ेगा, 6 माह। और आप अगर इसे 6 माह से और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो ये 6 माह खत्म होने से पहले, 6 माह खत्म होने से पहले फिर ले आइए आप, तो फिर ये कितना बढ़ जाएगा, 6 माह बढ़ जाएगा इसका कार्यकाल। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति शासन आप फिर 6 माह बढ़ाना चाहते हैं, फिर मतलब लागू रखना चाहते हैं, तो इस तरह से 6 माह की अनुमति लेकर आप अधिकतम 3 वर्षों तक, कितने, 3 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, इस राष्ट्रपति शासन को लागू रख सकते हैं, लागू रख सकते हैं। अब अगर फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी आई, सर 3 वर्षों से अधिक भी इसको लागू रखा जा सकता, बिल्कुल रखा जा सकता है, 3 वर्षों से अधिक समय के लिए भी लागू रख, लेकिन उसके लिए फिर कंडीशंस होंगी। कंडीशन मान के चलिए कि हमारे किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक लेना है तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, संविधान संशोधन के बाद ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, या हमारा कोई जैसे निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उस राज्य में क्या नहीं करा पा रहा है, किसी कारणवश चुनाव नहीं करा पा रहा है, वो दूसरे राज्यों में चुनाव कराने में बिजी है, तो उस कंडीशन में ये 3 वर्ष से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, 3 वर्ष से ऊपर भी जा सकता है। तो ये कंडीशन ही आपको बहुत दिक्कत देने वाली है, मतलब अगर एग्जाम में आता भी है तो ये 2 माह, 6 माह, 3 वर्ष या अधिक। तो देखो इसको आप जब संविधान संशोधन करेंगे तभी 3 वर्ष से आगे लगाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है किसमें, जम्मू कश्मीर में 1990 से 1996 तक संविधान 3 वर्षों तक तो इसी प्रक्रिया से चलाया गया, फिर आगे जो 2 वर्ष चलाया गया था वो संविधान संशोधन करके ही चलाया गया था। ठीक है, तो ये लागू करने की वो हो गई। अब आधार इसके हमने बता दिए। अब सिफारिश इसकी सिफारिश कौन करता है, तो सिफारिश कौन करते हैं, राज्यपाल। ठीक है, लिखित रूप में किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। अब इसको समापन की अगर हम बात करें, तो समापन 2 माह तक आपने अनुमति नहीं ली तब भी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 माह के बाद 6 माह तक ले लिया आपने, और अगर 6 माह के बाद आगे आप नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे 6 माह पे आप अनुमति मत लीजिए, तब भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा रहेगा, वो रहेगा राष्ट्रपति घोषणा कर दें। ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा कर दें कि आप राष्ट्रपति शासन नहीं रखना चाहते हैं, या फिर क्या किया जाए, साधारण बहुमत से भाई
प्रस्ताव पारित करा लें लोकसभा राज्यसभा की सदस्य, तब भी इसको समाप्त किया जा सकता है। अब ये तो था आपका 356, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, इसके आधार क्या हैं, फिर इसकी सिफारिश क्या है, और ये लागू कब तक रहेगा, इसका समय क्या है, और इसका समापन कैसे किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें तो वो ये है कि देखो, अब अगर हम बात करें तो ये सर्वप्रथम कब लगा, राष्ट्रपति शासन है वो सर्वप्रथम कब लगा, तो पहली बार कब, पहली बार 1951 में पंजाब में, कहाँ पे, पंजाब में पेप्सू एक्ट के विरोध में लगाया गया था। ठीक है, 1951 में भारत में सर्वप्रथम जो शासन लगा था वो कहाँ पे लगा था, पंजाब में लगा था, पेप्सू एक्ट के विरोध में लगा था। अगर हम वही बात करें कि सबसे अधिक बार, सबसे लंबा, मतलब कुछ दिनों के लिए लग गया, कुछ समय के लिए लग गया, फिर सरकार आ गई, फिर लग गया, फिर सरकार आ गई, फिर लग गया, इस तरह की अवधि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर्वाधिक लंबा जो राष्ट्रपति शासन है वो कहां पे है, छोड़कर, मतलब एक कंटिन्यू फॉर्म में न रहकर, छोड़कर, ठीक है, छोड़कर सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है, वो लगा है आपका जम्मू, कहाँ पे, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं है, पहला 1210 दिन जम्मू कश्मीर, वो पंजाब में ही है। ठीक है, पहली बार भी लगा और सबसे लंबा भी है पंजाब में, 3510 दिन, 3510 दिन तक। ठीक है, छोड़कर। अब लगातार कंटिन्यू फॉर्म में लगातार सबसे लंबी अवधि वाला, सबसे लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, जेके में लगा है, जम्मू कश्मीर में 1990 से 96 तक, 6 वर्षों तक लगा था सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, सबसे लंबा। यहाँ छोड़कर, मतलब 2 साल की सरकार चला ली, फिर राष्ट्रपति शासन आ गया, फिर 1 साल की, 1.5 साल की सरकार चला ली, फिर राष्ट्रपति शासन आ गया। इस तरह से ये वाला पंजाब में सबसे 3510 दिन का लगा है, और लगातार देखा जाए एक कंटिन्यू फॉर्म में 6 सालों तक वो कहाँ लगा था, जेके में लगा था। भाई अगर हम बात करें सर्वाधिक बार कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो लगा है एक आपका यूपी और दूसरा आपका मणिपुर। दोनों में ही यहाँ पे भी 10 बार लगा है और यहाँ पे भी 10 बार लगा हुआ है। ये सर्वाधिक बार यूपी और मणिपुर में। बात करें सबसे कम राष्ट्रपति शासन कौन कौन से राज्यों में लगा है, तो कर्नाटक में, दूसरा पश्चिमी बंगाल में,
पश्चिमी बंगाल, दोनों में ही 7 दिनों का, कितने, 7 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे वित्तीय आपात की, ठीक है, वित्तीय आपात। तो देखते हैं वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। वित्तीय आपात किसमें है, 360। देखो अब तक इस मतलब इस आपात का हमारे देश में इसे लागू नहीं किया गया, ना लगाया गया है। हाँ, कोरोना के समय में इस आपातकाल की ऐसा लगा था कि कहीं लगाना ना पड़ जाए, लेकिन क्या हुआ, बाद में इसको झेल लिया गया। उस मतलब आर्थिक मंदी को हमने झेल लिया हमारे देश ने। तो ये आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये किस कंडीशन पे लगाया जा सकता है, जब देश में वित्तीय आर्थिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था की जो क्रियाकलाप हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। जैसे लॉकडाउन के समय में स्थितियाँ वो हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय आपात, वो वित्तीय आपात पहली बार भारत में लग सकता है, लेकिन नहीं लगा। अब इसमें होता क्या है, यही कंडीशंस होती हैं तब इसको लगाता है। अब इसमें सिफारिश किसकी होगी, अगर लगेगा भी कभी तो सिफारिश कौन करेगा, सिफारिश मंत्री परिषद की लिखित रूप में, ठीक है। सिफारिश कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करेगी और लिखित रूप में। तो कौन लगाएंगे फिर इसे, राष्ट्रपति जी लगाएंगे। कौन लगाएंगे इसको, राष्ट्रपति जी लगा देंगे। अब वित्तीय आपातकाल के दौरान लोगों की सैलरियों को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। लोगों की जो मानदेय वेतन भत्ते हैं उनको कम कर दिया जाए। तो ये अभी तक लगा नहीं है, तो इसके बारे में आप बस इतना ही रखिए कि एक लगेगा भी अगर तो कौन, किसकी सिफारिश पर लगेगा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लगेगा। अब देखो ये तीनों शक्तियों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। क्वेश्चन आपका बनेगा वो 2 शक्तियों से बनेगा, और खास करके ये कब तक लागू रहेंगे, इनको कौन समाप्त कर सकता है, किस कंडीशन में समाप्त होते हैं, किस कंडीशन में लगते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 74 की, इसके तहत क्या है, मंत्रिपरिषद का, किसका, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो वैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारे 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। अभी हम बता रहे हैं मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, इसको देखिए। तो मंत्री 4 प्रकार के कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके, वो होते हैं राज्य मंत्री, इनके पीछे स्वतंत्र प्रभार लिखा होता है। तीसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री, जिनके पीछे स्वतंत्र प्रभार नहीं लिखा होता है, इनके पीछे क्या लिखा है, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। इनको अपना बिल्कुल स्वतंत्र मंत्रालय दिया जाता है। और चौथे नंबर के होते हैं, वो होते हैं उपमंत्री, ठीक है। और उपमंत्री इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। तो व्यवहारिक रूप से केवल ये 4 प्रकार के हो गए, व्यवहारिक रूप से 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, अब राज्य में इनके पीछे स्वतंत्र प्रभार लगा है, ठीक है, वो, और एक जिनके पीछे स्वतंत्र प्रभार नहीं लगा है। ये तो हो गए व्यवहारिक रूप से। लेकिन संवैधानिक रूप से जो 3 प्रकार के हैं वो आपके कौन रहते हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। एक राज्य मंत्री वाला हट जाता है, स्वतंत्र प्रभार वाले हट जाते हैं,
बाद बाकी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री रहते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को हटा दिया जाता है संवैधानिक रूप वाले। अब जो कैबिनेट स्तर के होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, उन्हीं मंत्रियों को मंत्रिमंडल, उन्हीं को क्या नाम देते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अब मंत्रिमंडल ये हो गए कैबिनेट वाले। तो मंत्रिपरिषद में किस किस को शामिल किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद में जो शामिल किया जाता है वो है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन से, कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिन्हें हम इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या संविधान में ये पहले था मंत्रिमंडल शब्द? नहीं था, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अब दूसरे हमारे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरे हमारे उप मंत्री, यही संवैधानिक तौर पर होते हैं। अब मैं बात अगर आपसे एक बात करूं कि मंत्रिपरिषद में किस किस को शामिल किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री, इनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। अगर आ जाए मंत्रिमंडल के मंत्रियों को और किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के नाम से जानते हैं। तो देखो, क्या कैबिनेट शब्द है वो हमारे मूल संविधान में था, तो बिल्कुल नहीं था। 52वां संविधान संशोधन, वो सॉरी 352 आर्टिकल है, हम कहा ये थे कि मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल वास्तव में हमारे उसमें था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये कब लाया गया मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल को अनुच्छेद 352 में रखा गया। और लाया कब गया ये भाई? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। ठीक है, 1978 में मंत्रिमंडल को किस आर्टिकल में रख दिया गया? अनुच्छेद 352। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब इसको जोड़ा गया। ये आपके राष्ट्रपति के कुछ बिंदु हैं, और देखते हैं अगर कुछ छूटा है। मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है। आर्टिकल 74 के बारे में हमने बता दिया। और कुछ देख रहे हैं अभी कुछ छूटा हो? देखो, वैसे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर छोटी छोटी शक्तियां और हैं राष्ट्रपति की, जैसे सैन्य शक्ति। ठीक है, सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल, वायु और थल वाली सेना, इन तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च हेड होते हैं, उन सर्वोच्च हेडों को, जो कमांडर होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, उन तीनों का मुखिया होता है। ठीक है, लेकिन अभी बीच में इसको इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या है? राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, और ये उन तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब वैसे क्या होता था, ये राष्ट्रपति जी हैं, ये तीनों सेनाओं के हेड थे, तो इनका सीधा सीधा लिंक होता था
लेकिन अब क्या हुआ है 2019-20 में यहाँ पर एक व्यक्ति और बिठा दिए गए हैं CDX, ठीक है। इनके बारे में हम किसी दिन फिर बात करेंगे। अब ये सैन्य शक्ति है, तो राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, स्वयं राष्ट्रपति होते हैं, और इनके तीनों इन प्रमुखों की नियुक्ति भी करते हैं और CDS की नियुक्ति में भी इनका योगदान होता है। अब देखो, मतलब करते हैं उनकी राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, ये राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है। राजनयिक का मतलब है उच्चायुक्त, या जो हमारे उच्चायुक्त का मतलब समझ रहे हैं आप, राजनयिक जैसे हमारे देश का विदेशों में हमारी एम्बेसियां हैं, तो वहां पे जो हेड हैं वो उच्चायुक्त हैं, ठीक है। तो जो राजनयिक होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, आयुक्त होते हैं, राष्ट्र, ठीक है। तो ये मान के चलो विदेश से कोई अमेरिका एम्बेसी का राजदूत आया है भारत में, राजदूत आया है। ब्रिटेन से कोई उच्चायुक्त आया है, उच्चायुक्त आया है, ठीक है। तो वो अपना प्रमाण पत्र भारत में किसे दिखाएगा? वो दिखाएगा राष्ट्रपति जी को। किसे दिखाएगा? किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति जी को। अब ऐसे ही भारत से कुछ उच्चायुक्त विदेश में गए हैं या राजदूत विदेशों में गए हैं, तो भी अपनी परमिशन लेके जाएंगे, वो अपने कागज चेक करा के जाएंगे। वो भी किसके चेक करा के जाएंगे? राष्ट्रपति जी। किसको? राष्ट्रपति। तो ये होती है उनकी राजनयिक शक्ति। तो बस इतना ही रहने दीजिए। अगर हम बात करें पुलिस की, तो इसमें अगला हम एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपको पूरा एक राष्ट्रपतियों का क्रम दे देंगे, क्योंकि पिछले पुलिस के एग्जाम में राष्ट्रपतियों के 6वें नंबर के राष्ट्रपति पूछ लिए थे, उस लिस्ट दे दी जाएगी। तो आज ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक खत्म हुआ, अगर कुछ छूटता भी है तो आगे देख लेंगे। वैसे मैंने जहाँ तक कोशिश की है इसको कंप्लीट कराने की कोशिश की है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर 1 घंटे में मैं इसको समाप्त करा देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने 3 या 4 घंटे लिए हैं। और आप इससे जो PCS वगैरह RO है उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही रखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। बस यही आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर करें। बस, थैंक यू।